हेलो दोस्तों, तो आशु स्टडी जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पहली वीडियो में हमने देखे थे कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखने का प्रयास करे थे हम लोग ने, है ना, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के जितने भी राजकीय पशु थे, खेल था, मलखम हो गया, ये जितने भी प्रकार की विविधताएं वहां पर थी हमने उसके बारे में सामान्य परिचय को जाने थे, है ना। आज हम देखने का प्रयास करेंगे जो मध्य प्रदेश है हमारा, है ना, वर्तमान मध्य प्रदेश, जिसमें कितने हैं 10 संभाग हैं और 55 जिले उपस्थित हैं अभी, है ना, या वर्तमान में है अभी, है ना। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो मध्य प्रदेश है ना, पहले मध्य प्रदेश कहाँ, बहुत पहले अतीत में जाते हैं हम लोग, तो राजा महाराजाओं का यहाँ शासन हुआ करता था और हमको पता है यहाँ महाजनपद हुआ करती थी। अवंती हो गई, अवंतिका और चेदी महाजनपद अपने यहाँ हुआ करती थी। तो आज हम वही सब जानने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ है ना। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश को जानने के लिए पहले क्या है, मध्य प्रदेश को हमको कुछ समय थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे इसलिए क्योंकि आजादी से पूर्व हमको जानना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश किस प्रकार से अपने, हम लोग को पता है जैसे कि मध्य प्रदेश 3-4 भागों में विभाजित था ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे 3 पार्ट में क्या है मध्य प्रदेश आजादी से पहले विभाजित था। तो उसी को हम सब जानने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस किस प्रकार से बदलाव आया हुआ है, तो उसी को हम जानने का प्रयास करते हैं ना। तो मध्य प्रदेश, जैसे कि हमको पता है कि पहले यहाँ पर क्या है महाजनपद काल हुआ करते था तब भारत में। तो उस समय भारत में कौन कौन सी, भारत में बोलता हूँ मध्य प्रदेश में कौन कौन सी महाजनपदें हुआ करती थी, अवंती महाजनपद जो कि उज्जैन वाला क्षेत्र हुआ करता है, ठीक है, उज्जैन खंडवा वाला क्षेत्र हुआ करता है, और चेदी जनपद, है ना, ये 2 हमारे पास हुआ करती थी। उसके बाद हमारे पास पता है जैसे कि मुगलों का आक्रमण हुआ था भारत में, तो यहाँ पर बहुत सारे मुगलों ने भी शासन किया है। उसके बाद क्या है, मुगल के बाद कौन आए, अंग्रेज आए, है ना। तो हमको यही सब जानना है कि मध्य प्रदेश उस समय क्या कंडीशन थी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम 4 पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि 1947, है ना, 1947 से पहले की स्थिति देखेंगे हम, है ना, 1947 के पहले की स्थिति देखेंगे और 1947 के बाद की स्थिति देखेंगे, है ना। ये पहले की स्थिति देखेंगे और 1947 के बाद की स्थिति को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप देख लो कि मैंने शॉर्ट में लिख दिया हूं। तो मध्य प्रदेश का जो गठन है ना, पहले हम देखेंगे कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम, है ना, 4 भागों में इसको विभाजित कर देंगे हम। तो हमको जैसे कि दिख रहा है पहले हम 1947 के पूर्व की स्थिति, 1947 के पूर्व की स्थिति में बांट दिए इसको, है ना, 4 भागों में। फिर 1947 से लेके 1956 तक क्या स्थिति रही थी कि 1947 में हमको आजादी मिल गई थी। और उसके बाद हमको पता है कि मध्य प्रदेश क्या था, 3 भागों में विभाजित था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, है ना, अपना मध्य भारत क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविजन बरार। तो ये सब इसको देखेंगे हम। उसके बाद 1956 से लेके 2000 की स्थिति देखेंगे। 1956 से 2000 तक हमारे यहाँ कितने जिलों का निर्माण हुआ, कौन से जिले कब बने, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखेंगे 2000 से वर्तमान की स्थिति। 2000 से वर्तमान की स्थिति का मतलब यह है कि हमको पता है कि 1 नवंबर 2000 को ना, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का फिर से पुनर्गठन हुआ था। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन इसलिए कि छत्तीसगढ़ क्या है मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। तो इन सबको क्या हम एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं ना। तो इसके लिए हमको क्या है, थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे, है ना। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 1947 के पहले की स्थिति। अब 1947 के पहले की स्थिति का मतलब क्या हो जाएगा, अब हमको पता है कि 1947 में क्या है, हमको आजादी मिली थी। किससे मिली थी, अंग्रेजों से आजादी मिली थी। किससे मिली थी, अंग्रेजों को। मध्य प्रदेश को अकेले नहीं मिली थी, पूरे भारत देश को किससे आजादी मिली थी, अंग्रेजों को। तो जो 1947 के पहले की कंडीशन है ना, 1947 से पहले की कंडीशन को भी हम कितने भागों में विभाजित कर देते हैं, 4 भागों में विभाजित कर देता हूं मैं, ठीक है। अब बोलेंगे 4 भागों में, तो पहली कंडीशन हमने 1818 की इसलिए लिख ली है। अब 1818 की पहली कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, है ना, 1818 की कंडीशन। अब भारत पे, चूंकि पूरे भारत पर किसका राज चल रहा था उस समय, अंग्रेजों का। और हमको पता है कि बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध और प्यासी का युद्ध, है ना, प्लासी का युद्ध क्या है, ये भारत में 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। क्योंकि हमको पता है कि वहीं से भारत में क्या हुई थी, अंग्रेजों की पहली प्रशासनिक हस्तक्षेप भी हुआ था ना, प्रशासनिक हस्तक्षेप और क्या है, राजनीतिक हस्तक्षेप। यानी कि पहली बार
भारत में प्रशासनिक हस्तक्षेप कब हुआ था? हमको पता है कि बक्सर और प्यासी के युद्ध में। उसके बाद फिर जैसे ही उन्होंने बक्सर का युद्ध जीते तो वहां से उनको क्या हो गई, राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो गया, है ना। तो बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद से क्या हुआ, उनको राजनीतिक हस्तक्षेप भी कर लिया और प्रशासनिक हस्तक्षेप भी। उसके बाद क्या था, बक्सर के युद्ध के पश्चात में उनको क्या मिल गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या मिल गई, दीवानी मिल गई। क्या मिल गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब की क्या मिल गई, दीवानी मिल गई। यहां से क्या करने लगे, वो टैक्स वसूली करने, प्रत्यक्ष रूप से टैक्स वसूली करने लगे। तो राजनीति में हस्तक्षेप कर लिए थे। लेकिन उस समय हमारा मध्य प्रदेश कहां पर था, अभी हम उसको समझते हैं ना। तो उससे पहले हमको क्या है, भारत की स्थिति समझ लेते हैं। कब, 1947 के पहले की कंडीशन। तो 1947 से पहले की कंडीशन किसकी, भारत की, अगर हम समझ लें तो 1947 से पहले भारत किस प्रकार से था विभाजित। तो हमको पता है यहाँ मुख्य प्रकार से 3 क्षेत्रों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। कैसे 3 प्रकार से मुख्य रूप से विभाजित कर सकते हैं, तो कुछ क्षेत्र ऐसे थे आजादी से पहले जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रिटिश भारत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ब्रिटिश भारत, या फिर ब्रिटिश क्षेत्र भी बोल सकते हैं इनको आप। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ करता था भारत, यानी कि ब्रिटिश क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जहां पर अंग्रेज क्या काम करते थे, स्वयं टैक्स वसूली का काम करते थे। यानी कि यहां पर क्या होता था, प्रत्यक्ष शासन होता था, प्रत्यक्ष शासन होता। कहां पर, जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था ना, तो यहां पर क्या हुआ करता था, प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ करता था, किसका, अंग्रेज का। और यहां से टैक्स वसूली का काम कौन करता था, डायरेक्ट अंग्रेज करते थे, ठीक है। इसके बाद एक क्षेत्र होते थे रियासतें, रियासतें यानी को देसी रियासतें बोल लो या प्रिंसली स्टेट बोल लो, ठीक है। एक क्षेत्र हुआ करता था देसी रियासतें, है ना। देसी रियासतें में क्या होता था कि इनका जो, ठीक है बोले, अब यहां पर जो अंग्रेजों का शासन तो यहां पर भी होता था ना, लेकिन इनने बोले ठीक है आप राजा हो, महाराजा हो, आप यहां पर शासन करो, यहां पर हम क्या है, सिर्फ हमको कुछ मामले दे दो। इसको क्या कब बोल दिया इन लोगों ने, आप प्रत्यक्ष रूप से बोल सकते हैं इसको। इन्होंने बोले आप अपने इलाके में आप शासन करो, शिकार करो, जो भी टैक्स लगाना है आप लगाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्र में, यानी कि रेवेन्यू वाले कुछ मामले हैं जहां पर किसका अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था ना। तो यहां पर क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से शासन। तो इसमें भी क्या हुआ करते थे, देशी रियासतों के पास इनने ऑप्शन दे दिए थे कि कुछ महत्वपूर्ण विभाग बोल दो इनको, एक प्रकार से महत्वपूर्ण क्षेत्र है विभाग बोलो, जैसे कि रेलवे हो गया, रेलवे, डाक, है ना, उसके बाद सेना। तो उन्होंने बोले कि हमको सिर्फ रेलवे, डाक और सेना, ये वाले जो केस रहेंगे, मैटर रहेंगे, यानी ये वाले जो क्षेत्र रहेंगे, क्षेत्र बोलता हूं यार, रेलवे का विभाग हो गया या डाक विभाग, सेना विभाग, ये वाले विभाग काय को दे दो, हमको दे दो। बाकी जितने भी क्षेत्र रहेंगे वहां पर आप शिकार करो, आपको जितनी टैक्स वसूली करना है वो आप आराम से करो, कुछ मामलों में हमको हस्तक्षेप की अनुमति दे दो यहां पर, तो ना। तो इन मामलों में किसको हस्तक्षेप करने की अनुमति थी, अंग्रेजों को। तो ये वाले कौन से क्षेत्र थे, देशी रियासत, है ना। तो अपने यहाँ देशी रियासत का कौन सा क्षेत्र था, CIA, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, है ना। CIA इसको बोल सकते हैं हम, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो ये वाला कौन सा क्षेत्र हुआ करता था, मुख्य, अरे हाँ ठीक है, CIA, है ना। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र अलग होता था, अप्रत्यक्ष में क्या होता था, इनका एक एजेंट बैठता था जो इनके कार्यों पर क्या करता था, निगरानी करता था। इसके बाद क्या थे, कुछ अन्य क्षेत्र भी थे। 1947 के पहले की स्थिति है ना। अब अन्य क्षेत्र का मतलब अन्य क्षेत्र का मतलब ये था कि यहां पर सिर्फ अंग्रेज नहीं आए थे ना, इनके साथ कौन कौन से, फ्रांसीसी भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे। जैसे कि गोवा हमको पता है ना, गोवा हो गया, जैसे कि गोवा या पुडुचेरी, ये सब किसके अंतर्गत में, पुर्तगाली हो गया, फ्रांसीसी हो गया, इनके कब्जे में थे। तो उस समय भारत क्या हुआ करता था, कितने भागों में, यानी कि 3 भागों में मुख्य रूप से था ना। ब्रिटिश भारत हो गया, फिर देशी रियासतें और अन्य क्षेत्र। तो इतने भारत 3 भागों में क्या था, भारत विभाजित हुआ करता था, है ना।
ठीक है। तो ये गोवा क्षेत्र क्या था, गोवा किसके कब्जे में था, पुर्तगाली के, और फ्रांसीसी में क्या था, पुडुचेरी, है ना। तो इतने क्षेत्रों में क्या था, पूरा भारत विभाजित था ना। तो उसी में से तो क्या है, अपना मध्य प्रदेश भी एक उसी में था। तो इसी को हम जाने, ठीक है। अब क्या हुआ, 1818 की कंडीशन इसके, अब क्योंकि यहाँ ये क्या है, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश बोलते हैं। ये क्या है, भारत का नक्शा, ये हमारा क्या मान लेते हैं हम, ये मध्य प्रदेश मान लेता हूं, ठीक है। रफ मैप है, अब समझ जाइएगा आप लोग। तो ये मध्य प्रदेश था। अब ये वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हुआ करता था, हमको पता है, गोंडवाना क्षेत्र हुआ करता था। कौन सा क्षेत्र हुआ करता था, ये वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हुआ करता था, गोंडवाना क्षेत्र, है ना। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में कौन निवास करते थे, एक प्रकार से शासन कौन करते थे, मराठे। इस क्षेत्र में किसका शासन था, मराठाओं का शासन था ना, मराठाओं का शासन था यहाँ पर, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या काम करे, बहुत, यानी कि इस क्षेत्र में गोंडवाना, इस समय यहाँ पर किसका शासन हुआ करता था, गोंडवाना वंश का, गोंड वंश का शासन हुआ करता था किस क्षेत्र में, अपने गोंडवाना क्षेत्र में। इधर मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, ये सब क्षेत्र कौन सा हो जाता है, गोंडवाना क्षेत्र। तो इस क्षेत्र पर किसने कब्जे कर लिया पहले, इसने यहाँ पर महाराजा, किस एक राजा हुए कौन, राघोजी। तो इन्होंने क्या काम करे, गोंडवाना क्षेत्र पर क्या करे इन्होंने, और इसको अंडर में ले लिए, अपने अंडर में ले लिए, है ना। तो गोंडवाना क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिए, और फिर कुछ समय तक यहाँ पर क्या किए, प्रशासन किए। इसके पश्चात क्या हुआ, अब 1818 कुछ समय तक शासन चला, यहाँ पर मराठाओं का शासन चला, है ना। उसके क्या हुआ, 1818 की कंडीशन आ गई। अभी तक अंग्रेज क्या है, मध्य प्रदेश पर उतनी तरह से हावी नहीं हो पाए थे, ठीक है, सिर्फ बाहरी बाहरी क्षेत्रों में प्रशासन कर रहे थे ऊपर। अब इसके बाद क्या होगा कि अंग्रेज क्या करेंगे, हमको पता है कि 1818 में क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। यहां पर कब्जा कर लेते हैं, मराठाओं का शासन हो जाता है क्षेत्र में पूरा, ठीक है। तो अंडर में आ गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, तृतीय आंग्ल मराठा, तो जिसमें जितने भी अंग्रेजों से पराजय हो जाएंगे। अब जब अंग्रेजों से ये सब पराजय हो जाएंगे, है ना, तो इस क्षेत्र का शासन हो गया था, है ना। ये वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर मराठे शासन कर रहे थे। तो इस क्षेत्र में किसका शासन होगा, मराठे हार जाएंगे, भोसले हो गए, इधर से सिंधिया हार जाएंगे, इधर से होलकर, ये सब क्या थे, मराठाओं के वो थे ना, यानी कि सिपाही लोग थे, सिपाही बोलता हूँ, राजा लोग थे यहाँ पर, है ना, जो शासन कर रहे थे। अब युद्ध में जब हारेंगे तो इनसे क्या करेंगे अंग्रेज, बहुत सारी संधियां करेंगे, बोले अब तुम हारे हो, ये वाला क्षेत्र हमारा हुआ, उधर से भी हमको चाहिए। अब जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन जीते, अंग्रेज जीते, तो बोले हमको ये वाला क्षेत्र चाहिए। तो कौन सा क्षेत्र आ गया इनके पास, नागपुर वाला क्षेत्र। अब क्या हुआ, यहाँ पर नागपुर वाला क्षेत्र आ गया इनके अंडर में। कौन सा क्षेत्र आ गया, नागपुर वाला क्षेत्र आ गया। इधर से कौन आ रहे हैं, यहाँ पर कौन निवास कर रहे हैं, सिंधिया। अब सिंधिया से भी, सिंधिया भी क्या करे थे, हारे इनसे, अंग्रेजों से। तो यहाँ से अपना सागर वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से नर्मदापुर आ जाएगा, इधर से आ जाएगा अपना महाकौशल क्षेत्र, ठीक है। तो इन सब क्षेत्र में कौन, यानी कौन वो करने लगेगा प्रशासन, अंग्रेजों का शासन आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, पहली बार जो नागपुर है ना, ये पहली बार मध्य प्रदेश पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप कब हुआ था, पहली बार अंग्रेजों का हस्तक्षेप कब हुआ था, अंग्रेजों का हस्तक्षेप कब हुआ था, 1818 में। तो ये वाले क्षेत्र में क्या काम करे अंग्रेजों ने, यहाँ पर अपना हस्तक्षेप करे। अब ये वाले क्षेत्र में विजय हो गए, इन लोग जीत गए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्षेत्र को जीत गए, लेकिन बोले ठीक है
अब यहां पर क्या काम करे, इन्होंने बिठा दिया एक एजेंट, क्या बोले, इन्होंने एक सिपाही को बिठा दिए, बोले कि अपना क्षेत्र हो गया है, अब यहाँ पर आप शासन करिए, आजू बाजू से रेवेन्यू जो भी हमको बताइए, और युद्ध की स्थिति आएगी तो हमको आप बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नियुक्त कर दी इन्होंने, एक एजेंट की नियुक्त कर दी, जो राजस्व के मामले जो भी हो गए, टैक्स रेवेन्यू वाले काम हो गए, उन सबको देखने का कार्य करते थे, ठीक है, 1818 की कंडीशन में। इसके बाद दूसरा पेश आता है हमारे पास, क्या हुआ, पहली बार मध्य प्रदेश किसके अधीन हुआ, 1818 में। एमपी किसके अधीन हुआ पहली बार, अंग्रेजों के, ठीक है, अंग्रेजों के अधीन हुआ। कब हुआ, 1818 में। इसके बाद क्या हुआ, 1818 से देखते हैं हम कब की स्थिति, 61 की स्थिति देखते हैं ना। अब 1818 में क्या हो गया, अंग्रेज यानी कि नागपुर वाला जो क्षेत्र था हमारे पास, है ना, ये नागपुर वाला क्षेत्र किसके पास आ गया, अंग्रेजों के पास आ गया। अभी भी यहाँ पर क्या है, इनका एक प्रकार से अप्रत्यक्ष नियंत्रण है ना, क्या है यहाँ पर अभी भी अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 1842 में, 1842 में क्या हो जाएगा, बुंदेला विद्रोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुंदेला विद्रोह, क्या हो जाएगा, बुंदेला विद्रोह। 1842 में बुंदेला विद्रोह क्या हो जाएगा, इधर सागर नर्मदापुरम वाले इलाके में क्या हो जाते हैं ये सब, बुंदेला विद्रोह हो जाएगा, जिसमें अंग्रेजियों की नीतियों के खिलाफ। अब अंग्रेज लोग आए थे यहाँ पर, कुछ अपने काम से आए थे, यानी कि यहाँ पर रहने तो आए नहीं थे, वे यहाँ से क्या करने आए थे, सिर्फ भारत को लूटने के लिए आए हुए थे। तो वो क्या काम करते थे, जबरन में कुछ महत्वपूर्ण खेती कराए जाते, जैसे कि लोकल में हमारे यहाँ जैसे कि दाल चावल सब्जी इंसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उगाता है, तो जबरदस्ती क्या उस समय क्या है, इन लोग यहाँ पर क्या करते थे, नील की खेती करवाया करते थे ना। और नील की खेती से क्या होती थी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो जाया करती थी, तो जबरदस्ती उनसे क्या है, कई गुना लगाम लिया करते थे, टैक्स वसूली बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में करते थे। तो इसलिए क्या हुआ, 1842 में बुंदेला विद्रोह हो जाता है। कब हो जाता है, 1842 में बुंदेला विद्रोह। इसके पश्चात क्या हो जाता है, अब एक कंडीशन आती है 1853 की। कब की कंडीशन आ जाती है, 1853 की। अब इस समय क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी का नाम सुने होंगे आपने, किसका नाम, लॉर्ड डलहौजी, किसका नाम, लॉर्ड डलहौजी। ये इसके नाम ही देखे तो इतना खतरनाक कंडीशन आ रही है ना। तो इसने काय की नीति लाया, विलय नीति लाया। कौन सी नीति लाया, विलय नीति, या इसको हम क्या बोलते हैं, हड़प नीति, हड़प नीति, ठीक है। हड़प नीति ये क्या होती थी, ये भी समझाता हूं मैं आपको, या इसी को बोलते हैं क्या, विलय नीति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलय नीति। तो भैया ये थी क्या, चलो समझते हैं इसको भी, ठीक है ना। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, हड़प नीति, तो इसमें क्या हुआ करता था कि हमको पता है जैसे कोई देशी रियासतें हुआ करती थी ना, जैसे यहाँ पर सिंधिया थे, यहाँ पर कौन थे, होलकर थे। तो इसमें क्या होता था कि हमको पता है कि भारत में क्या है, पितृसत्तात्मक समाज हुआ करता था भारत में, कि अगले वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसको देते थे, पुत्र को, कि आप हमारे वंश के वंशज हो, आप हमारे समाज को आगे बढ़ाओगे या कुल को आगे बढ़ाओगे। तो अंग्रेजों ने उस समय क्या नीति लेके आए, उन्होंने कहा कि जो भी राजा है ना, अगर उनकी खुद की संतानें है नहीं, वैध संतानें है नहीं, उनकी अगर स्वयं की संतान नहीं है, तो उस क्षेत्र पर कब्जा कौन कर लेगा, अंग्रेज कब्जा कर लेंगे, है ना। तो 1853 की स्थिति में क्या होगा, अब यहां पर कौन, नागपुर में अप्रत्यक्ष शासन किसका था, राघोजी तृतीय का था। उस समय कौन थे, राघोजी तृतीय, ये यहां पर शासन कर रहे थे उस समय। और इनकी क्या थी, स्वयं की वैध संतान नहीं थी। तो अंग्रेजों ने बोले कि आपकी कोई वैध संतान नहीं है, तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये किसके अंडर में ले लेंगे हम, आप अपने पास, ये ले लेंगे हम अपने इलाके में। तो 1857 में क्या करेंगे, ये नागपुर पर क्या कर लेंगे, पूरा नागपुर पर पूर्ण अधिकार कर लेंगे, पूर्ण अधिकार कर लेंगे। यानी कि अब यहां पर क्या करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से शासन कौन करेंगे, अब यहां पर ये क्या करेंगे, अब प्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे। मतलब कि यहाँ के हर प्रकार की हो गए, जैसे बोले ना हमारे यहाँ जल, और उसके बाद रोड, सड़कें, बिजली, सबकी व्यवस्था अलग अलग देखता है ना। अब यहाँ की व्यवस्था भी क्या करने लगे, पूरी टैक्स वसूली के भी काम, यानी कि एक फौजदारी मामले हो गए, ठीक है,
फौजदारी मामले और दीवानी मामले दोनों पर कमान किसके पास आ गई? अब अंग्रेजों के पास। दोनों की जगह अंग्रेज दोनों प्रकार के मामले देखने लगे, टैक्स वसूली का भी काम करने लगे। अब यहाँ पर सड़कें बनवाना है, नहीं बनवाना है, रेलवे का विकास करना है, नहीं करना है, ये सब काम किसके पास आ गया? अब आ गया किसके पास? अंग्रेजों के पास। तो 1853 में क्या हुआ? नागपुर जो क्षेत्र था आसपास का, है ना, तो उस समय क्या है, मंडला हो गया, बालाघाट वाला क्षेत्र, ये पूरा कौन सा था? नागपुर का इलाका हो जाता। तो उस समय क्या है, फिक्स तो था नहीं भैया कि ये 1 किलोमीटर तुम्हारा 1 किलोमीटर हमारा, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो एक क्षेत्र हुआ करते थे, उसको बना दिया। तो 1853 की कंडीशन में क्या हुआ कि नागपुर पर शासन किसका हो गया? अब अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, है ना। क्या हो गया? प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। यहाँ पर अंग्रेज क्या है, डायरेक्ट शासन करने लगे यहाँ पर। ठीक है, अब बोले यहाँ पर इसके बाद 1853, है ना, 1853 के बाद क्या हो जाएगा? 1857। और 1857 हमको पता है क्या हुआ था 1857 में। तो 1857 की कंडीशन में यह हुआ था कि 1857 की क्रांति हुई थी, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत भयानक विद्रोह हुआ था। कई सारी जगहों में हुआ, यूपी में हुआ, एमपी में हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में। अब छत्तीसगढ़ तो अपने इलाका हुआ करता था उस समय। तो अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ क्या हुआ, भयंकर विद्रोह हुआ ना। मध्य प्रदेश में भी हो गया, मेरठ में। फिर हमको पता है कि चर्बी वाले कारतूस वाली स्थिति आई थी, मंगल पांडे, है ना, कि चर्बी वाले कारतूसों का यूज नहीं करने देंगे करके, वो कभी हम इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में भी हो गया। अब 1857 की क्रांति, तो ये वाला जो क्षेत्र हुआ हमारे पास, है ना, ये कौन कौन सा, ये क्षेत्र नागपुर हो गया, है ना, इधर से सागर, नर्मदापुरम, ये अपना मंडला, बालाघाट, ये सब क्षेत्र में क्या करे अंग्रेजों ने सोचे। अब 1857 की क्रांति से ये हुआ कि अंग्रेज पूरी तरह हिल गए। मतलब युद्ध में कुछ कंडीशन ऐसी आ गई कि अंग्रेज हारते हारते बचे थे। कब? 1857 की। हम यहां पर देखते हैं मंडला क्षेत्र, मंडला वाले इलाके में हृदय शाह, शंकर शाह राजा हुआ करते थे, गोंड शासक, है ना। उन्होंने कितना अंग्रेजों के खिलाफ क्या करे थे, बहुत आंदोलन करे। या रानी अवंतीबाई हो गई, दुर्गावती, ये सब क्या थी, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत युद्ध लड़ी थी ना। तो इस क्षेत्र में क्या हो गया, अब 1857 में ये वाला जो क्षेत्र था पूरा जाते जाते बचा था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने क्या काम करा, बोले ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो इस पूरे इलाके में ये वाला हो गया अपना नागपुर वाला इलाका, यहाँ से सागर वाला इलाका, नर्मदापुरम, मंडला, बालाघाट, इन सब को मिलाकर क्या काम करा 1861 में। 1861 में इन सबको मिला के एक पूरा प्रांत बना दिया है, ब्रिटिश प्रांत बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं ना, सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोविंस। क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोविंस। तो ये वाला जो इलाका था हमारे पास, है ना, यहाँ से नर्मदापुरम का क्षेत्र हो गया, सागर, इधर से मंडला, नागपुर, तो इन सब क्षेत्र को, और इधर से कौन सा हमारा हल्का सा छत्तीसगढ़ वाला इलाका भी कब हुआ करता था, हमारे साथ हुआ करता था ना। तो इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर क्या बन गया, सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना हुई। कब हुई? आपसे पूछ सकता है सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब हुई, तो 1861 में हुई सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना। तो कुछ इस प्रकार का मैं बताता हूं आपको ना। ये मान के चलो मध्य प्रदेश था, ये पूरा, इस पूरे क्षेत्र को मिला के की स्थापना हुई, सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना हुई। कब? 1861 में हुई। किसकी स्थापना हुई? 1861 में सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना हुई, है ना। उसके बाद कब हुई? 1861 में। कुछ समय बाद ये वाला कुछ क्षेत्र हुआ करता था, इसको हम क्या बोलते हैं, बरार क्षेत्र। क्या बोलते हैं? बरार। ये किसके अंडर में था? निजाम के अंडर में था। किसके अंडर में था? निजाम के। ये वाला क्षेत्र अपने पास कौन था? बरार क्षेत्र, है ना। अब बरार में किसका शासन था? निजामों का शासन था। तो बोले अंग्रेजों ने 1903 में, कब? 1903 में। अब अंग्रेजों ने बोले बरार क्षेत्र भैया, निजाम के पास गए इन लोग, बोले आपके पास ये वाला क्षेत्र है, ये बोले हमको दे दो, आपके पास तो ये जमीन खाली पड़ी हुई है, हम यहाँ पर अपना खेती करेंगे और आपको कितने पैसे देंगे हम, 1 साल में। 1 साल में इन्होंने बोले कि हम आपको देंगे कितने, 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए सालाना देंगे आपको। आप तो बैठे रहो याले क्षेत्र में, तो कभी जाते भी नहीं होगे घूमने, बोले हमको दे दो, हम आपको देंगे कितने, 25 लाख रुपए सालाना देंगे। तो किससे बात करी इसने? अंग्रेजों से।
यानी कि निजाम से। अंग्रेज ने किससे बात करी? निजामों से बात करी कि ये वाला जो क्षेत्र है, बरार वाला इलाका, इसको आप हमको दे दो। तो बोले ठीक है, 25 लाख मिल रहे हैं भैया। उस समय 25 लाख बहुत होते थे, अभी समझ लो अभी के 25 लाख, उस समय के तो और 25 करोड़ बोलो, और उससे भी डबल तिबल बोल सकते हैं ना। तो 1903 में क्या काम करे, ये वाला जो क्षेत्र था, बरार वाला क्षेत्र, यहां पर ये भी किसके अंडर में ले लिया? अपने अंडर पर। काय पर ले लिया? लीज पर ले लिया। काय पर ले लिए? लीज पर ले लिए इस क्षेत्र को, है ना। अब यहां पर क्या है? प्रशासनिक रूप से अधिकार किसका हो गया? यहां पर क्या हो गया? प्रशासनिक अधिकार हो गया। यहां पर क्या हो गया? प्रशासनिक अधिकार। ठीक है, इस क्षेत्र पर क्या करने लगे? प्रशासनिक रूप से अधिकार किसका हो गया? यहां पर अंग्रेजों का शासन हो गया। इसके बाद 1903, है ना, 1935 में क्या होगा? 1935 में, अब 1935 की कंडीशन में ये होगी कि 25 लाख पर लीज पर लिए थे, अब इस क्षेत्र पर क्या कर लेंगे? पूरा आधिकारिक रूप से कब्जा कर लेंगे। बोले भैया बहुत हो गया, अब ये हमारा हो गया, है ना। आधिकारिक रूप से कब्जा कौन कर लेगा? या इस क्षेत्र पर अधिकार किसका आ जाएगा? अंग्रेजों का। तो अब ये वाला जो क्षेत्र था पूरा, है ना, ये यार एक मिनट रुको। अब मध्य प्रदेश किस प्रकार का हो गया, तो यहां देखते हैं अपन, हाँ। ये छत्तीसगढ़ हो गया, और यहां से पूरा कौन सा? बरार क्षेत्र भी साथ में हो गया। तो ये पूरा इलाका क्या हो गया? अब ये क्या बन गया? ये सीपी एंड बरार। क्या बन गया? ये सीपी एंड बरार। तो यहां तक क्या हो जाएगा? 1935 की कंडीशन में क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार की स्थापना हो जाएगी। कब हो जाएगी? 1935 में सीपी एंड बरार की स्थापना। सीपी एंड बरार, है ना। तो ये स्थिति कब तक हो गई है? 1935 में काय की स्थापना हो गई है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार की स्थापना कब हुई थी, तो अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब हम इसको बिठाते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, तो हमने क्या देखे थे कि सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना हमने कर लिए थे, कब, है ना, 1935 में। तो उसके बाद क्या हुई? ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, है ना, ये वाला जो क्षेत्र हमारा अब पूरा बन गया था क्या? मध्य प्रदेश। ये भैया बन गया हमारा क्या? ये पूरा इलाका क्या बन गया? मध्य प्रदेश। ठीक है, रफ मैप है, समझ जाना आप लोग। ये पूरा अब क्या हो गया हमारे पास? ये वाला बरार क्षेत्र भी आ गया, इधर से नर्मदापुरम वाला क्षेत्र आ गया, ये सागर क्षेत्र हो गया, ये, है ना, ये महाकौशल क्षेत्र हो जाए, गोंडवाना क्षेत्र, ये सबको मिलाकर क्या बना दिया गया? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और ये वाला क्षेत्र कौन सा है अभी भी भैया हमारे पास? CIA। ये इसको क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। यहाँ कौन राज करते थे? अपने सिंधिया राज करते थे। कौन राज करते थे? सिंधिया। और यहां पर कौन राज करता था? हमारे होलकर। इधर भोसले का शासन हुआ करता था, भोसले। यहां कौन थे? सागर में पेशवा। ये सब भी आपको पता रहना चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या थे? सिंधिया हो गए, होलकर। अब ये वाला क्षेत्र कौन सा था? ये वाला क्षेत्र तो हमारा सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी। यहां तो भैया कोई दिक्कत थी नहीं हमको। अब ये वाला पूरा क्षेत्र कौन सा बन गया हमारा, है ना, ये पूरा क्षेत्र कौन सा बन गया अब अपना? सीपी एंड बरार। क्या बन गया? ये सीपी एंड बरार की स्थापना हो गई। कब हमने कर दिए थे? 1935 में। अब 1935 में क्या काम करे? जब ये सेंट्रल प्रोविंस है बरार एक प्रांत बन गया। कौन सा? ब्रिटिश प्रांत बन गया। तो इस क्षेत्र के जो पहले मुख्यमंत्री थे या पहले सीएम कौन थे? नारायण भास्कर खरे। तो नारायण भास्कर कौन थे? यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। आपसे पूछ सकता है कि सीपी एंड बरार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? नारायण भास्कर खरे, है ना। अब ये वाली कंडीशन तो चलती रही थी भैया, है ना। अब स्थिति क्या आ गई? ये तो क्या हो गया? सेंट्रल प्रोविजन बरार बन गया, इधर सेंट्रल इंडिया एजेंसी बन गई। अब ये सब चलते रहा। उसके बाद आ गई स्थिति कब की? 1947 की। अब बोलोगे ये क्या बला आ गई? तो 1947 को पता है हमको कि कब हुआ? 1947 को। तो कब आजादी मिली थी हम लोग को? 15 अगस्त को कि 26 जनवरी को? बताओ, कमेंट में बता दो। तो हमको कब आजादी मिली थी? कब? अगस्त में कि सितंबर में कि जनवरी में? तो 15 अगस्त
1947 कैसे मिली थी? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, है ना। तो 15 अगस्त 1947 को क्या करें, हमको भैया मिल गई आजादी। आजादी किससे मिल गई भैया, बोलोगे आप? अंग्रेजों से आजादी मिल गई ना, अंग्रेजों से आजादी मिल गई हमको। अब अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन अंग्रेज थे बहुत चालाक। कैसे चालाक थे? अब अंग्रेज तो बोले भैया मुसीबत में डाल के चले गए, एक प्रकार से बोल लो आप कि अंग्रेज, हम तो बोले हम तो चले भैया, अब आप देख लो यहाँ की कंडीशन कैसी है। तो उस समय भारत में किस प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे? अब अंग्रेज जब जाने लगे यहां से, तो उन्होंने बोले हम तो जा रहे हैं, तो हम आपको कौन कौन से क्षेत्र सौंप के जा रहे हैं, भारत को आजादी तो मिल गई। तो उन्होंने बोले उस समय कितने प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे? 3 प्रकार के, है ना। तो अंग्रेज जा रहे थे, हमको पता है कि फ्रांसीसी और पुर्तगाली अभी भी यहां पर थे। जो गोवा का क्षेत्र हो गया, पुडुचेरी का क्षेत्र हो गया, यहां पर अभी भी कौन थे? फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे। अब अंग्रेज जब यहां से जाने लगे, तो उन्होंने बोले कि जितना भी ब्रिटिश भारत का क्षेत्र है ना, ब्रिटिश भारत का क्षेत्र और कमिश्नरी क्षेत्र क्या हुआ करते थे? कुछ छोटे इलाके हुआ करते थे ना। कमिश्नरी क्षेत्र क्या है? कमिश्नरी क्षेत्र है ना, कमिश्नरी क्षेत्र। तो कमिश्नरी क्षेत्र क्या हुआ करते थे? कुछ रणनीतिक महत्व के क्षेत्र हुआ करते थे कि जहां से हम आसानी से रणनीति बना जाए, चारों तरफ का क्षेत्र देख सके हम कि यहां से युद्ध की स्थिति बन सकती है, आशंका होता था कुछ क्षेत्र में, या कुछ सामरिक महत्व की स्थिति रहती थी। तो जैसे कि यहाँ पर दिल्ली, कुर्ग, है ना, दिल्ली, कुर्ग, ये क्या होते थे? सीमा वाले क्षेत्र होते थे जहां से युद्ध की आशंका होती थी, है ना। तो इसके यहाँ पर कौन होता था? मुख्य कमिश्नर होता था, या एक प्रकार से हाँ कमिश्नर ही मान लो, ठीक है। तो वो उस इलाके में शासन करता था, गवर्नर का शासन नहीं होता, लेकिन गवर्नर के अंडर में ही काम करता था। अब अंग्रेज यहां से जाने लगे, तो उन्होंने क्या काम करे? ब्रिटिश भारत, है ना, ब्रिटिश भारत को किसको देके चले गए? भारत को देके चले गए। साथ में उन्होंने बोले कि जितनी भी देसी रियासत है ना, 565 के लगभग देसी रियासतें थी हमारे पास। कितनी थी? 562 या 565 मान लो, ठीक है। 565 क्या थी हमारे पास? रियासतें थी। अब इन्होंने बोला कि भैया हम आपको कौन सी क्षेत्र देके जा रहे हैं? जो हम जहां पर हम कब्जा करके रखे थे, यानी कि जो हमारे खुद के अंडर वाले क्षेत्र थे, वो तो हम आपको दे रहे हैं। तो बोले उसके बाद ये देसी रियासतें, तो देसी रियासतें में क्या काम करता था? देसी रियासतों में, अब देसी रियासतों को भैया इन्होंने बोल दिया छूट दे दी। काहे की छूट दे दी? तो बोले आपको उसी समय क्या हुआ था? देश को आजादी मिली, साथ में क्या हो गया? देश का बंटवारा भी हो गया, है ना। कब? 1947 में। तो कुछ रियासतों, यानी कि कुछ रियासतें कहां चली गई हमारे पास? पाकिस्तान में चले गई। कुछ रियासतें कहां आ गई? भारत में आ गई। तो रियासतें के पास ऑप्शन ये था कि या तो आप स्वतंत्र रहिए, या तो भारत में शामिल हो जाइए, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। तो कुछ रियासतें ऐसी थी जो अपवाद रियासतें थी। कौन कौन सी रियासतें थी जो अपवाद थी? जम्मू एंड कश्मीर हो गया। उसके बाद दूसरी रियासत कौन थी हमारी? हैदराबाद, है ना। दूसरी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। और एक रियासत थी कौन सी? जूनागढ़। कौन सी रियासत? जूनागढ़। ये भैया मैप हमारा। अब हैदराबाद की रियासत कहां आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी। HR लिख दे रहा हूं, ठीक है। HR का मतलब हरियाणा नहीं, हैदराबाद, ठीक है। अब यहां पर थी कौन सी हमारी? ये क्षेत्र में जूनागढ़, ठीक है। और इसको और बनाए ऐसा, तो इधर कौन सी आ जाती है हमारी? जम्मू एंड कश्मीर की रियासतें। अब जम्मू कश्मीर के जो शासक थे वो क्या थे? हिंदू राजा थे। अब यहाँ की जो प्रजा थी वो क्या थी? मुस्लिम प्रजा थी। तो अब सीधी सी बात है, राजा तो भैया बोलेगा हम, और मुसलमान वहां अगर वो जाता कहाँ? पाकिस्तान, तो वैसे ही बेचारे की चल नहीं पाती, क्योंकि वहां पर पूरी प्रजा क्या हो जाती? मुस्लिम प्रजा, और उसकी चलने नहीं देते। तो इसको क्या काम करे? ये बोला कि भैया हम तो रहेंगे स्वतंत्र रहेंगे। तो उधर से पाकिस्तान वाले ठीक है तुम स्वतंत्र रहो, क्या है तुम्हारी दिक्कत। उधर से क्या काम करे? 2 बम मारे इधर पर, किधर पे? जम्मू कश्मीर वाले इलाके में। कुछ कबालियों को भेज दिए यहाँ पर कि जाओ भैया मारकाट करो राजा महाराजा के साथ, बहुत गर्मी है इसके पास, भेजो इसको। तो इस क्षेत्र में क्या करे? पूरे कबालियों को घुसेड़ दिए। तो उससे क्या हो गया? राजा आ गया सदमे में कि अब क्या करे।
तो इनने बोले भारतीय, यहाँ पर आए इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार के पास आए, बोले हमारी मदद करो। तो भारत सरकार ने बोली भैया हम आपकी क्यों मदद करें, तो पहले आप भारत में क्या करिए, भारत में शामिल होइए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर सम्मिलित करेंगे। तो कैसे हो गया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है ना, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में साइन हुआ, या फिर बोल सकते हैं कैसे, विलय पत्र में, काय में, विलय पत्र द्वारा कैसे मिल गया, हम जम्मू एंड कश्मीर काय में मिल गया, विलय पत्र द्वारा, है ना, विलय पत्र द्वारा काय में शामिल हो गए, भारत में। अब बोले भैया कुछ दिमाग लगाए, जूनागढ़, अब जूनागढ़ में क्या काम करे, यहां पर जो इलाका था, ये यहां पर इलाका है ना, अब यहां पर भी प्रजा कुछ इसी प्रकार था। अब ये वाले क्षेत्र में क्या है, यहाँ चारों तरफ दिख रहा है, यहां से भैया समुद्र है, अब पाकिस्तान भी जाना है तो दूर इलाका, तो यहां पर भी क्या हो गया, यहां पर प्रजा ने विद्रोह कर दिया कि हमको काय में शामिल होना, कहां शामिल होना है, भारत में। तो जूनागढ़ भी क्या हो गया, यहां पर वोटिंग कराई गई, और ये भी कहां हो गया, हमारा जनमत संग्रह से काय में आ गया, ये जनमत संग्रह से काय में शामिल हो गया ये अपने भारत में। और हैदराबाद का निजाम था, तो इसको काय से, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, या फिर इसी को बोलते हैं पुलिस कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही के द्वारा किसमें शामिल हो गया, अब ये भी भारत में। तो अब भारत में उस समय कुछ क्षेत्र हुआ करते थे, अब क्या हो गया, भारत को तो आजादी मिल गई है ना, भारत को आजादी मिल गई, तो उस समय कुछ क्षेत्र हुआ करते थे पहले, अब यहां पर भी कुछ क्षेत्र हुआ करते थे, जैसे कि देख लेते हैं, अब आजादी मिल गई तो बोले मध्य प्रदेश का गठन कैसा हो गया, इसकी पहले प्रक्रिया है ना। तो उस समय क्या थे, देसी रियासतें हुआ करती थी ना, देसी रियासतें, उसके बाद यहां पर हमारे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासतें, बड़ी रियासतें, ये कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, है ना, या फिर इसी को बोल सकते हो छोटी रियासतें, रियासतें, है ना, या फिर इसको कमिश्नरी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। और ये क्या थे, अर्जित क्षेत्र थे, तो ये तो हमारे पास थी नहीं थे। तो उस समय क्या है, भारत को 4 भागों में डिवाइड करने की योजना बनाई गई कि भारत को 4 भागों में विभाजित था भारत। तो देसी रियासतें कौन कौन सी थी हमारे पास, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो हमको पता था भैया देसी रियासतें में कौन कौन सी थी हमारे पास, सिंधिया, सिंधियाओं का शासन था हमारे पास, कौन कौन सी थी, इंदौर हो गई और ग्वालियर। कौन कौन सी रियासतें हुआ करती थी, ग्वालियर और इंदौर, ये क्या थी हमारे पास, देसी रियासतें हुआ करती थी। ब्रिटिश प्रांत में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा अपना, ब्रिटिश प्रांत में पूरा ये सीपी एंड बरार। कमिश्नरी क्षेत्र या छोटी रियासत में क्या जाएगा हमारा, भोपाल आ जाता है, यहाँ पर भोपाल फंस जाएगा बेचारा, है ना। और अर्जित क्षेत्र तो हमारा था नहीं, ये कौन सा क्षेत्र था, अर्जित क्षेत्र में अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो ये क्या था, क्षेत्र था। अब देश को आजादी मिल गई, है ना। अब भारत से, तो भारत को भी आजादी मिल गई, किससे, अंग्रेजों से। तो साथ में क्या हो गया, मध्य प्रदेश को भी अब क्या काम हो गया कि 1947 में जितनी भी रियासतें थी, अब ये जितनी रियासतें हमारे पास और ब्रिटिश प्रांत हो गया, कमिश्नरी क्षेत्र, इन सबको मिलाकर क्या काम किया गया, मध्य प्रदेश को क्या काम किया गया, पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, काय में डिवाइड कर दिया गया इन सबको। ये वाला देसी रियासत हो गया, ब्रिटिश प्रांत, ये कमिश्नरी क्षेत्र, इन सबको मिलाकर क्या बना दिया गया, एक प्रांत में डिवाइड कर दिया गया, या फिर इसको काय में डिवाइड कर दिया गया, एक पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किसको, मध्य प्रदेश को आजादी के समय क्या कर दिया गया, पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, 3 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, है ना। तो अब इसको जानने का प्रयास करते हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी क्या थी, हम इसको एक साथ जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं जब तक। तो ठीक है, हमने क्या देखे थे कि मध्य प्रदेश को क्या कर रहा था उस समय में, आजादी के बाद मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित कर दिए थे हमने, 3
तीन मुख्य भागों में विभाजित कर दिए थे, है ना, जिसमें कौन कौन सा क्षेत्र था हमारा, एक सेंट्रल प्रोविजन वाला क्षेत्र था, उसके बाद सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी, और कौन सा था, भोपाल वाला क्षेत्र था ना। तो इसको हमने कितने पार्ट में विभाजित कर दिया था, 3 पार्टों में, है ना। वो 3 पार्ट कौन कौन से थे उनको जानने का प्रयास करते हैं, है ना। चलो ठीक है। तो उस समय क्या था मध्य प्रदेश हमारा, यहां बता देता हूं मैं, है ना। ये पूरा है ना, ये हमारे क्या था, मध्य प्रदेश था ना। ये वाला इंडिया एजेंसीज, और इधर कौन सा था, सीपी एंड बरार वाला क्षेत्र था, है ना। अब इस क्षेत्र को जैसे आजादी मिली हमको, तो इस क्षेत्र को भी कितने भाग में विभाजित कर दिया, 3 भाग में। अब ये वाला जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला क्षेत्र, है ना, तो इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी, इसको एक अलग क्षेत्र बना दिया गया सेंट्रल इंडिया एजेंसी से, इससे रियासतों का अलग क्षेत्र, और यहां पर हम देखेंगे कि बुंदेलखंड बघेलखंड का एक अलग क्षेत्र बन जाएगा, है ना। तो जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी या सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये वाला जो क्षेत्र था, इसको हमने क्या नाम दे दिया, पार्ट ए में विभाजित कर दिया। किसको विभाजित कर दिया गया, पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का, जिसकी राजधानी क्या बनाई गई हमारे पास, नागपुर, ये वाला हमको दिखा दिया गया। साथ ही यहां पर कितने संभाग बना दिया गया, 5 संभाग के साथ और 22 जिलों के साथ, कितने, यानी कि हमारे पास 5 संभाग और 22 जिलों के साथ पार्ट ए बना दिया गया। इसमें कुछ संभाग भी थे, जबलपुर हो गया, रायपुर हो गया, छत्तीसगढ़, तो ये सागर, इन सबको मिलाकर क्या बना दिया गया हमारे पास, एक पार्ट ए बना दिया गया। अब पार्ट ए हमारे पास 5 संभाग और 22 जिले, जिसकी राजधानी कहां बनाई गई, नागपुर बनाई गई थी, जिसकी राजधानी बनाई गई थी नागपुर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास, अब यहां पर जब एक क्या एक प्रकार से बन गया, इसको चलाने के लिए कुछ मुख्यमंत्री भी चाहिए ना। तो इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो आपसे पूछ सकता है कि पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, प्रथम पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इसके बाद इसके गवर्नर कौन थे, राघवेंद्र राव थे, ठीक है। अब ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर कुछ विधानसभा की सीटें भी तो होंगी ना, जब तो चुनाव होगा यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए, तो यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें थी, 300 बोलता हूँ 232 क्या थी यहाँ पर विधानसभा सीटें थी। इसके बाद आते हैं हम कौन सा, पार्ट बी में। ये वाला जो क्षेत्र हमारा पार्ट बी बनाया गया। पार्ट बी यहाँ पर क्या था, इंदौर हमारा, यहाँ पर इंदौर, और यहाँ पर क्या, ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर क्या थी हमारे पास, देसी रियासतें थी। तो रियासतों को मिलाकर क्या बना दिया गया, क्षेत्र बना दिया गया। ग्वालियर और 5.5 महीने इंदौर रहती थी राजधानी, ठीक है। अब जो क्षेत्र हुआ करता, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रांत, क्या बोलते हैं, मध्य भारत, मध्य भारत का क्षेत्र बोलते हैं। ये वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मध्य भारत का क्षेत्र। इसे कर देते हैं। आपसे पूछ सकता है कि इसके जो मुख्यमंत्री कौन थे, तो लीलाधर सेठ जोशी। अब ये वाला क्षेत्र आप देखने वाली कंडीशन, यहाँ पर राज करते थे हमारे पास, यहाँ पर सिंधिया, ठीक है। और इस वाले क्षेत्र में कौन राज करते थे, होलकर। अब यहां पर सिंधिया का शासन था, और ये था किसका, इंदौर का। अब हमको पता है कि उस समय भारत को जो एकीकरण करने का काम था, किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लौह पुरुष बोलते हैं। पूरे भारत को एकीकरण करने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस क्षेत्र में भी अब उस समय क्या योजना बनाई गई थी, कुछ राजा ऐसे हुआ करते थे, पूरे तो शरीफ थे नहीं, कुछ अपवाद भी हुआ करते थे उस समय में। तो उनके लिए भी एक मस्त नियम था, भैया एक प्रकार से रखे गाजर और दूसरे हाथ में लाठी, बोले ये लो गाजर ले लो, बोले नहीं लेना है हमको, बोले पीछे से दिए डंडा, बोले अब लोगे, हाँ हाँ अब प्रभु, तो यानी ठोक पीट के उनको कैसे भी अपने भारत में शामिल करना था। नहीं तो फिर क्या होता, अगर कि मान के चलो ये हमारा भारत था, 566 यहाँ पर रियासतें थी, है ना,
या 565 रियासतें थी मान के चलो, यहाँ एक देश, यहाँ एक देश, यहाँ एक देश, यहाँ एक 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 करके 566 हो जाते, देश हो जाते। हमको बाई चांस कभी दिल्ली जाना, मुंबई जाना करता है तो हमको लगता है कि हम दूसरे विदेश जा रहे हैं। तो एकीकरण का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो कुछ राजाओं के लिए उनने क्या योजना बनाई थी? ठीक है बोले तुम अपना यहाँ शासन करो, बोले कोई दिक्कत नहीं, आपके इलाके में आप शासन करो, बोले हमारे को बस 3-4 प्रकार के मामले बस दे दो आपके, बाकी आप जैसे शासन कर रहे हो वैसा करते रहो। आप हमको, आपको पेंशन भी देंगे, आपको भी देंगे, आपके होने वाली पीढ़ी को भी देंगे, प्रीटी पर्स बोलते हैं जिसको ना, उनको सुविधा भी देंगे, प्रीवी पर्स। अब क्या हुआ, इन लोग राजा थे यहाँ पर, तो ये बोले भैया हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, लीलाधर सेठ क्या बने, यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बने। साथ में बोले ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोले, राज प्रमुख का पद बना दिया जाए। बोले ठीक है, आप राजा महाराजा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं आई, बोले आप अपनी जिंदगी मस्त तरीके से, बोलो पहले तो आपका क्षेत्र था, बोले ये वाला इलाका, बोले बस यहीं तक शासन करते थे आप। अब बोले आप तो यहाँ के वो बन गए, कौन, राज प्रमुख, आप यहाँ तक शासन करो ना, बोले यहाँ तक टैक्स वसूली सब कमाओ, कमा दमाओ, बोले। तो राज प्रमुख बनाए गए कौन, 2। तो पहले राज प्रमुख कौन थे? जीवाजीराव सिंधिया, ये कहां से थे? ग्वालियर से। एक तक, तो यहाँ कितने थे राज प्रमुख? 2 थे, है ना। तो यहाँ संभाग कितने थे? 3 संभाग को मिलाकर ये क्षेत्र बनाया गया था। गिर्द, गिर्द बोले तो ये कौन सा क्षेत्र था? ग्वालियर का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? ग्वालियर का क्षेत्र था। रतलाम क्षेत्र और इंदौर क्षेत्र, 3 क्षेत्र को मिलाकर क्या बनाया गया था? पार्ट बी ना। अब पार्ट सी कहां से आ गया? बोले भैया पार्ट ए का तो समझ में आ गया, पार्ट बी भी आ गया, और पार्ट सी कहां से टपक गया ये? तो क्या हुआ था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी से ही अलग कर कर क्या बनाया गया था? ये वाला क्षेत्र हुआ करता था हमारे पास, है ना। बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला क्षेत्र हुआ करता था ये। बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र को अलग करके क्या बनाया गया था? यहां से ये बना दिया गया क्या? पार्ट सी। और इसकी राजधानी क्या बना दी गई? रीवा। आपसे पूछ सकता है। और इस क्षेत्र को भी क्या बोला जाता है? विंध्य प्रदेश क्षेत्र बोला जाता था। ठीक है, किसको? पार्ट सी को क्या बोलते थे? विंध्य प्रदेश बोलते थे। इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? पंडित शंभुनाथ शुक्ल। अब बोले यहां पर भी, अब ये वाला क्षेत्र बुंदेलखंड बघेलखंड, यहां पर भी बोले 2 राज प्रमुख का पद बनाया गया। बोले यहां के भी राजा बोले हम भी ऐसे क्यों भैया, इंदौर में तो तुम बंटवारा कर दिए, तो हमको भी कुछ सुविधाएं चाहिए। तो रीवा के कौन थे? मार्तंड सिंह, इनको क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। और यादवेंद्र सिंह कहां से थे? पन्ना से थे, तो इनको क्या बनाया गया? उपराज्यपाल बनाया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पार्ट सी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। ये पार्ट ए हो जाता है, पार्ट बी और पार्ट सी, है ना। पार्ट ए की राजधानी क्या थी हमारे पास? नागपुर थी। दूसरा था मध्य भारत क्षेत्र, तो जिसको हमने क्या बोले थे? पार्ट बी। पार्ट बी की राजधानी क्या थी हमारे पास? इंदौर और ग्वालियर, 6 महीने और 5.5 महीने। ठीक है, इसके बाद पार्ट सी। पार्ट सी की राजधानी क्या थी हमारे पास? रीवा। अब बोलोगे भैया भोपाल कहां गया? बेचारा भोपाल तो क्या हो गया? गरीब हो गया। तो भोपाल क्या हुआ था उस समय की कंडीशन में? आप देख लो कि जब भारत जब आजाद हुआ 1947 से लेके 1950 तक, है ना, तो ये क्या था? 1947 से लेके 50 तक ये काहे में थे महोदय? ये कहां थे? अपने 1947 से लेके 50 तक पार्ट बी में थे। और पार्ट बी के बाद पार्ट 1950 के बाद काय में शामिल हो गई है? पार्ट सी में। राजा के जो भोपाल के जो नवाब थे ये भी कहां शामिल होना चाहते थे? बोले हम तो अपने आजादी से रहेंगे। बोले बाद में क्या हुआ? प्रजामंडल के दबाव में ये क्या हो गया? अपने मध्य प्रदेश में शामिल हो जाता। तो ये हो गया मध्य प्रदेश का गठन। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में हमने इसको विभाजित कर दिया ना। अब ये कंडीशन कब तक चलती रहे? 1956 तक, जब पूरा मध्य प्रदेश का नया निर्माण नहीं हो जाता, है ना। अब ये वाला जो क्षेत्र है हमको, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने वाली बात है, भाषाई विविधता बहुत ज्यादा थी। इस वाले क्षेत्र में क्या देखने को मिल जाते हैं हमको? एक प्रकार से मराठी लोग, यहां से पूरा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, इधर से गुजराती इलाका हो जाता, इधर से यूपी बॉर्डर लग जाता, तो यहाँ भाषाई विविधता भी बहुत ज्यादा थी, है ना। अब पूरे भारत में क्या है, भाषा को लेके क्या है, कई सारे आंदोलन होने लगे। अब कई सारे पार्टों में जब पूरे देश को विभाजित कर दिया गया, है ना, तो भाषा को लेके कई सारे विवाद होने लगे कि बोले हमको नया राज्य चाहिए। कुछ बंगाली भाषा, यानी कि इस क्षेत्र में आप देखोगे तो यहाँ पर मराठी हो गई, यहाँ पर
कौन से, मराठी, और इधर गुजराती। ये पूरा कौन सा था, मद्रास क्षेत्र था। तो यहां पर क्या है कि बोले हमको मराठी राज्य चाहिए, उसके बाद इनने बोले हमको क्या इधर गुजराती राज्य चाहिए। इसको लेके क्या, भाषाई को लेके कई सारे विवाद होने लगे, पूरे भारत में विवाद होने लगे, क्योंकि उनको भी डर था कि अब जैसे भारत में है ना, इधर पूरे क्या हिंदी भाषी राज्य हैं, यहाँ हम चले जाते हैं नीचे पूरे कौन से तमिल वाला क्षेत्र आ जाता है, तमिल तेलुगु, इधर चले जाते हैं हम असमिया भाषा, यानी कि भाषा अपने को पता है कि भारत में कितने 22 प्रकार की भाषा है ना, तो उस समय तो और दिक्कत हो रही होगी। तो मध्य प्रदेश को निर्माण को लेकर क्या है, बहुत सारे विवाद उठने लगे। तो फिर हमको पता है कि आंध्र प्रदेश में है ना, आंध्र प्रदेश में रामल्लू, वो क्या नाम है यार, रामल्लू, पोट्टी रामुल्लू करके एक व्यक्ति था, जिसने क्या है अनशन कर दिया। तो 56 दिन तक उनने अनशन कर दिया कि हमको क्या है एक भाषाई आधार पर क्या है नए राज्य की स्थापना कर दी जाए। तो इसको लेकर क्या है भारत में पूरा बहुत सारे विवाद होने लगे। अब उस समय क्या था, उस समय के जो मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब उस समय चुनाव हुए, वो जीते कि बोले ठीक है भाषाई आधार पर हम क्या करेंगे, राज्यों का निर्माण करेंगे। लेकिन भारत की कंडीशन को देख के ये क्या था, असंभव था कि भारत का बंटवारा किस प्रकार से करें। अगर इस क्षेत्र को बनाएंगे, पूरे यहाँ पर क्या थे, मराठी निवास करते थे, तो दूसरे यानी कि जो दूसरे भाषी लोग थे, अगर मान के चलो यहाँ मराठी राज्य हम बना देते तो दूसरे लोगों के साथ क्या हो जाता, भेदभाव करने लगते। तो इसके आधार पर हमने सोचे कि भारत का बंटवारा किस प्रकार से करें, मध्य प्रदेश को किस प्रकार से गठन किया जाए। तो उसको लेकर भी बहुत विवाद चला और 1 नवंबर फाइनली 1956 को क्या करे, भाषाई और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, काय पर, भाषा तथा प्रशासनिक सुविधा, एकता की भावना हमने देखेंगे है ना, कि भाषा, एकता की भावना, उसके बाद प्रशासनिक सुविधा के आधार पर क्या करे, इन पूरे क्षेत्र को यहां से क्या करेंगे, अलग कुछ मराठी क्षेत्र को अलग करके अपने से हम क्या करेंगे, भाषाई आधार पर, प्रशासनिक सुविधा पर आधार, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम क्या करेंगे, 1 नवंबर 1956 पर काय की स्थापना हो जाएगी, 1 नवंबर 1956 पर मध्य प्रदेश की स्थापना हो जाएगी है ना। यहां से हो गया, राजस्थान से सुनील टप्पा हो गया। और यहां पर यह कंडीशन क्या, भोपाल जो था उस समय क्या था, भोपाल एक जिला नहीं हुआ करता था ना, भोपाल क्या हुआ करता था, सीहोर की एक तहसील मात्र हुआ करता था। कब, 1956 के पहले, या फिर इसको कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। तो उस कंडीशन में भोपाल क्या था, सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। ठीक है, तो अब हम इसके आगे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में क्या करे थे, हमने मध्य प्रदेश को विभाजित करे थे। कब, आजादी के बाद 1947 से लेके, ये वाला जो फेज है हमारा 1947 से लेके 1956 तक की कंडीशन में। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ है ना, तो उस समय मध्य प्रदेश को भी क्या काम किया करे हमने, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में विभाजित कर दिए थे। इसके बाद हमने देखे कि भारत में अब क्या है, राज्यों के पुनर्गठन को लेकर क्या सारे बहुत सारे आंदोलन होने लगे कि भारत को क्या है, अलग अलग राज्यों में विभाजित किया जाए। क्या है, प्रशासनिक आधार पर या भाषाई आधार पर, किसी भी आधार पर क्या है, अलग राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, कुछ आयोग बनाए गए, जैसे कि एस के धर आयोग हो जाएगा, या फिर जेवीपी कमेटी हो जाएगी है ना। कौन कौन से, एस के धर आयोग है ना, या फिर जेवीपी कमेटी। तो इन सब की क्या थे, ये सब क्या है, आयोग बनाए गए थे कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाए। तो ये सब की सिफारिशें भी कुछ इसी प्रकार से थे कि भारत का जो विभाजन है, विभाजन बोलता हूं मैं, जो राज्यों का जो पुनर्गठन है ना, भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। तो इन सब के बीच में एक दुर्घटना हो जाती है, एक घटना हो जाती है। एक प्रकार से हमको पता है कि एक व्यक्ति थे, कौन, तेलुगु भाषी, तेलुगु भाषा को लेकर है ना, तेलुगु भाषा को लेकर एक व्यक्ति थे आंध्र प्रदेश के, कौन थे, पोट्टी श्री रामुल्लू है ना, पोट्टी श्री रामुल्लू जो भी है, ठीक है, रामुल्लू पोट्टी श्री रामुल्लू है ना, नाम उनका वो हो रहा है मतलब। तो एक व्यक्ति है कौन, पोट्टी श्री रामुल्लू है ना। तो उस व्यक्ति ने क्या काम करा, 56 दिन तक क्या है, उन्हें आंदोलन में बैठ गया कि भैया हमको क्या है, पहले राज्य बनाओ, तभी भी हम अनशन से उठेंगे। तो उस बीच में क्या हुआ, 56 दिन तक उसने क्या करा, आमरण अनशन किया, और उसी बीच में क्या हो गया, उस व्यक्ति की
मृत्यु हो गई। अब जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वहां के लोग ने क्या करे, बहुत आक्रमण या आक्रामक रूप ले लिया, आंदोलन करने लगे, तो उग्र रूप धारण कर लिए। तो उसको देखते हुए क्या काम किया गया 1953 में, कब 1953 या 1953 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसके बाद एक रिपोर्ट आई किसकी, फजल अली आयोग की स्थापना हुई, है ना, कि भैया ये भी बने, एस के धर आयोग भी बना, फिर जेवीपी कमेटी बनी। उसके बाद कौन, फजल अली आयोग की एक कमेटी बनी। इसके दो सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर, है ना। तो ये दोनों इनकी एक समिति बनी है, कमेटी बनी, एक आयोग का निर्माण हुआ। तो इन्होंने भी बोले भैया जो राज्यों का जो पुनर्गठन है ना, तो इन्होंने अपनी क्या सलाह दी, जो राज्यों का जो पुनर्गठन है, भाषाई विविधता होना चाहिए, भाषाई एकरूपता होना चाहिए, भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भाषाई एकरूपता, भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता होना चाहिए। ठीक है, भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता होना चाहिए। इसके बाद बोले कि भैया क्या है, एकता की भावना रहना चाहिए, अखंडता की भावना रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हम अलग हो गए तो हम मध्य प्रदेश वाले हो गए, हम यूपी वाले हो गए। क्या है, देश के प्रति अखंडता की भावना रहना चाहिए या फिर एकता की भावना रहना चाहिए। क्या बोले कि एकता की भावना रहना चाहिए, एकता की भावना हो हमारे बीच में। ठीक है, इसके बाद बोले इन्होंने कि जिस भी राज्य की स्थापना हो रही है ना, वहां पर आर्थिक, है ना, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनैतिक, है ना, राजनीतिक की सुविधा होना चाहिए। नहीं कि बना लिए राज्य, वहां पर कुछ सुविधा है नहीं, तो राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए, एकता की भावना होना चाहिए, है ना, भाषाई संस्कृति होना चाहिए, भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब को लेके क्या हुआ फिर 1 नवंबर 1956 में, है ना, इन सब को लेकर इसके बाद इनने बोले जो अपन ने बनाए हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, है ना, भारत उस समय पार्ट ए सी डी में बटा हुआ था। इन सब को खत्म करो और क्या करे, इन सब को खत्म करो और राज्यों का निर्माण करो और 14 राज्य और 6 प्रांत की, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की क्या होती है, स्थापना होती है। तो उसी में से एक हमारा कौन होता है, मध्य प्रदेश, है ना। तो इसको लेकर क्या होता है फिर 1 नवंबर 1956 के दिन काय की स्थापना होती है, मध्य प्रदेश को लेकर, है ना। अब मध्य प्रदेश उस समय में अगर हम देखा जाए, ठीक है, अब यहां पर कुछ क्या था, हमारे पास मराठी भाषी क्षेत्र भी था, है ना, यहां पर क्या था, मराठी भाषी क्षेत्र था, इधर पूरा छत्तीसगढ़ वाला इलाका हो गया। तो यहाँ का जो पूरा मराठी भाषी क्षेत्र था, इसको भाषाई क्या थी, इनकी भाषा अलग थी, तो इसको काय में शामिल कर दिया गया, महाराष्ट्र में, है ना। और यहाँ पर एक सिरोंज तहसील हुआ करती थी, किसकी, जो सिरोंज तहसील हुआ करती थी, उसको काय में शामिल कर लिया गया हमारे मध्य प्रदेश में, जो किसकी, विदिशा में शामिल की गई। साथ में क्या था, राजस्थान वाला इलाका, ये वाला इलाका देख रहे हो आप, ये क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान वाला इलाका। तो राजस्थान वाले इलाके में कौन था, एक सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा किसको दे दिया हमने, सुनेल टप्पा, ये काय का थी, मंदसौर की एक तहसील थी शायद, है ना। तो इसको हमने किसको दे दिया, राजस्थान को। सिरोंज तहसील को हमने काय में मिला लिया, मध्य प्रदेश में मिला लिया। तो अब ये जो क्षेत्र पूरा क्या बन गया, जो हमारे पास सीपी एंड बरार वाला क्षेत्र था, वहां से हमने क्या दे दिए, मराठी भाषी जिले, कुछ मराठी भाषी, है ना, अकोला, महाराष्ट्र, चांदा, यमतवाल, ये सब कितने जिले, वर्धा, नागपुर, भंडारा, ये कितने मराठी भाषी जिले थे। तो इनको हमने किसको दे दिए, महाराष्ट्र को दे दिया, है ना। अब जो पूरा क्षेत्र बना, सेंट्रल इंडिया एजेंसी का पूरा क्षेत्र भी हमारे में शामिल हो गया, है ना। ये वाला क्षेत्र, पार्ट सी वाला क्षेत्र तो पूरा ही शामिल था। अब क्या हुआ, इस कंडीशन में अब ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश का निर्माण हो गया, है ना। अब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तो उस समय हमारे पास अब जिले कितने थे, हमारे पास 43 जिले थे। कितने जिले थे, जब मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था उस समय जिले कितने थे हमारे पास, 43 जिले और 8 संभाग थे। और वहीं अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना था, 446 वर्ग किलोमीटर। अब आपको जैसे याद होता है वैसे याद कर लेना, मुझे ऐसे याद है तो ठीक है।
443 446 वर्ग किलोमीटर। साथ में अगर क्षेत्रफल की बात करूं, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना था ये 13.49% था। ठीक है, वहीं पर अगर इसके पूरब से पश्चिम की बात करूं मैं, या फिर उत्तर से दक्षिण की बात करूं, है ना, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी थी 996 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी 1127 किलोमीटर। और उस समय क्या था, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य होता है। तो ये हो जाता है हमारा कब का, पूरा मध्य प्रदेश का निर्माण हो जाता है। और ये वीडियो किसकी है, पूरा मध्य प्रदेश का गठन हमने देखे। अब इसके बाद की कंडीशन क्या देखेंगे हम, 1956 से लेके 2000 तक की स्थिति, या फिर मध्य प्रदेश का जो हमने देखे थे कि पुनर्गठन किस प्रकार छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, ये वाली वीडियो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।